नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और आपके साथ मैं हूं शीतल राजपूत। निष्पक्ष न्यूज में सबसे पहले आज बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई रेड हुई। सीबीआई ने आज किस मामले में राबड़ी देवी के घर पर यह रेड की थी और इस दौरान राबड़ी देवी से क्या क्या पूछा गया, इस पर आपको पूरी रिपोर्ट हम दिखाने वाले हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई है। मनीष सिसोदिया को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस पर आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, पूरी रिपोर्ट डिटेल में आपको दिखाएंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर होगी वो विपक्षी दलों के 9 बड़े नेताओं ने जो पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी का मजमून क्या है इसके अंदर, इसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। आज की चौथी बड़ी खबर जो आप निष्पक्ष न्यूज में देखेंगे वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर लोकसभा की सभी 80 सीटों को जीतने के लिए एक खास प्लान बनाया है। क्या है ये प्लान बीजेपी आरएसएस का, पूरी रिपोर्ट इस पर आपको दिखाने वाले हैं। आज की पांचवी खबर जो आपको दिखाएंगे वो तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर हो रहे हमले और मारपीट के आरोपों से जुड़ी हुई है। आज चिराग पासवान चेन्नई थे और पूरी खबर वहां की क्या है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत राबड़ी देवी के घर सीबीआई की रेड से। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में आज सीबीआई ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की। इस केस में 15 मार्च को राबड़ी, लालू यादव और मीसा यादव की पेशी है। हालांकि राबड़ी देवी से पूछताछ के विरोध में आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। तेजस्वी यादव ने सीबीआई के एक्शन पर सवाल उठाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इसे गलत और अपमानजनक करार दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। पौ फटते ही पटना में सीबीआई टीम की दस्तक हुई। राबड़ी देवी के घर सीबीआई टीम की दबिश ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया। शक्ति प्रदर्शन करने लगे, सीबीआई के एक्शन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सीबीआई की टीम रेलवे से जुड़े जॉब के लिए जमीन मामले में राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही थी, लेकिन धरना प्रदर्शन के जरिए पार्टी की ताकत दिखा रहे आरजेडी नेताओं को ये बात बेहद नागवार गुजरी। सबने एक सुर में इसे बीजेपी का सियासी बदला बताया। 2024 में मोदी सरकार की वापसी को भी नामुमकिन बता दिया। 15 दिन पहले बोला है कि 12 केस में उसको ठोके हुए हैं। 13वां केस एक लालू यादव पर और ठोकेंगे। ये 2024 का साजिश है। सीबीआई तोती नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारा हम लोग कहते थे और यह तबाह किया जा रहा है तेजस्वी यादव को। 14 वाले 24 में नहीं आएंगे तो एक बौखलाहट देश की हुकूमत में आई है। और मैं एक बात खुले मन से कहना चाहता हूँ, कोई अमृत पी करके नहीं आया। ये दुनिया, ये प्रकृति सबका इंतजामात करती है। जो आए हैं वो जाएंगे, जो बना है जो बिगड़ेगा। पिछली बार भी आप याद करें जब हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में 15 में आए थे तो ऑर्गेनाइजेशंस बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, लगातार ईडी रेड, सीबीआई रेड करके परेशान करने की कोशिश की। आरजेडी सत्ता से हट गई। अभी फिर जब हम लोग सत्ता में आए तो फिर परेशान करिए। सामने 24 का चुनाव है, उसे डर लग रहा है। जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बीजेपी इस बार सरकार में नहीं आ सकती है, बीजेपी वाले डरे हुए हैं, ऑपोजिशन को परेशान कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट समन जारी कर चुकी है। कोर्ट ने 15 मार्च को राबड़ी, लालू, मीसा को पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि सीबीआई टीम की दबिश के साथ ही मीडिया में राबड़ी के घर छापेमारी की खबरें चलने लगी, लेकिन चंद घंटे के भीतर ही खबर बदली। नई खबर ये आई कि सीबीआई राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने राबड़ी देवी से तकरीबन 4.5 घंटे तक पूछताछ की। देखिए, राबड़ी देवी भी यहाँ से निकल चुके हैं। 10 बजे से चल रहा था और राबड़ी देवी सत्र के लिए निकल चुकी हैं, घर से निकल रही हैं, यहाँ पे हाथ हिला रही हैं। हालांकि चेहरे पे कोई शिकन नहीं दिख रही है। और यहाँ से देखिए अब राबड़ी देवी अकेले ही अपने आवास से बाहर निकली हैं। करीब 10 बजे सीबीआई की टीम यहाँ पे आई थी और 3 बजे तक यहाँ पे रही। और इसके बाद पहले सीबीआई की गाड़ी निकली और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने आवास से निकली हैं।
सीबीआई टीम की लंबी पूछताछ के बाद राबड़ी देवी बजट सत्र में शिरकत करने विधान परिषद पहुंच गई। मीडिया ने जब राबड़ी देवी से इस बाबत सवाल दागा, राबड़ी का जवाब यूं आया मानो कुछ हुआ ही ना हो, सीबीआई टीम का आना पुराना अफसाना हो गया हो। सीबीआई टीम आई है उस पे क्या लग रहा है कि होली के महज एक दिन पहले ही राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ ने तेजस्वी यादव को गुस्से से भर दिया। जांच एजेंसियों के बहाने बीजेपी निशाने पर आई। बात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होते हुए राजा हरिश्चंद्र तक पहुंच गई। इसलिए कि आप भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। पूर्व में जितने आपने महाराष्ट्र में देखा था, पवार जी जो है, जो उनके भतीजे शरद पवार जी के भतीजे, वो भाजपा में गए तो केस सारा वापस ले लिया था ईडी ने। अब टाइमिंग, अब जिसको जो आकलन करना हो करता रहे। जिस दिन ये नई सरकार बनी है उस दिन से हम कह रहे हैं कि हर महीने तो होता ही ना भाई, तो इसमें कोई फर्क पड़ रहा है किसी को? ये तो बिहार की जनता देख ही रही है। मां से मैराथन पूछताछ पर तेजस्वी ने सवालों का बंडल उछाला। पार्टी और सरकार के साथ सहयोगी भी तेजस्वी के सुर में सुर मिलाने लगे। केजरीवाल भी पूछताछ को राबड़ी देवी का अपमान बताने लगे, लेकिन बीजेपी ने पूछ ही लिया, अगर कोई गड़बड़ी नहीं तो डर काहे का। जिस दिन हमारी महागठबंधन की सरकार बनी उस दिन भी हमने बोला कि ये सिलसिला जो है चलता रहेगा, तो इसमें कोई फर्क करने वाली बात नहीं। अब 15 तारीख को कोर्ट में है तो वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है बेल लेने का। दूध का दूध, पानी का पानी होता है ना। अगर होगा कुछ तो उसमें निकलेगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं निकलेगा। और क्या, कोई केंद्र सरकार का पिट्ठू नहीं होता है, स्वायत्त संस्था है, वो जिस पर भी हमारे ऊपर भी वो काम कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीआई को लोग ले जाएंगे और कहेंगे हाँ यही हमको मिला है। आज तक तो ढेला पत्थर के सिवा कुछ ना मिला है, मिट्टी के सिवा कुछ ना मिला है। लालू परिवार ने जो कांड किया है बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार का, उस कांड में जो रही है उसी के अंदर लालू जी आज कई बार जेल के भी सफर कर चुके हैं। अब परिवार उस कसिंदे पे कसने को तैयार है। ये कभी सीबीआई को आगे कर दो, कभी इनकम टैक्स को कर दो, कभी ईडी को कर दो। जब जब चुनाव आता है तभी आपको सीबीआई एक्टिव क्यों होती है? ये लोग बीजेपी का तोता है। मुझे नहीं लगता अब केंद्र सरकार अब अपना विंग बना करके अगर ये रेड प्रकोष्ठ बना दिया गया है सीबीआई को, तो बहुत दुखद है। ये सीबीआई निष्पक्ष संस्था है, सीबीआई अपना काम कर रही है, जैसी करनी वैसी भरनी। यह सीबीआई अब मझक्का कर रही है, मझक्का जो शादी विवाह में मझक्का होता है वही मझक्का कर रही है। अब दिन पर दिन पूरे देश में सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, दिन पर दिन अपना क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है। तो भारत की सरकार है, उसके पास काम नहीं है जनता के लिए, तो एजेंसियों को लगा देती है। कोई उसके खिलाफ बोले नहीं, कोई आका के खिलाफ कोई आवाज़ अगर होगी, बुलंद होगी, तो उसको प्रताड़ित किया जाएगा। सीबीआई ने जिस मामले में राबड़ी देवी से 4.5 घंटे तक पूछताछ की, वो जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़ा है। आरोप है कि साल 2004-2009 के बीच लालू यादव ने रेलवे में ग्रुप डी में नौकरियों के बदले जमीन ली थी, जिसे अपने परिवार के सदस्यों के नाम करवाया था। 18 मई 2022 को सीबीआई ने 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती का नाम भी शामिल है। लैंड फॉर जॉब स्कीम में ये पूछताछ शुरू हुई है, जिसमें 15 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सम्मन दिया था और इस सम्मन में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सहित 16 आरोपियों को वहां शामिल होना था। लेकिन उससे पहले ये सीबीआई ने ये पूछताछ की। हालांकि जिस दौरान पूछताछ की जा रही थी बाहर काफ़ी गहमागहमी रही थी, भारी संख्या में उनके कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, जिसको देखते हुए सिक्योरिटी के भी पूरे इंतजाम किए गए थे। सीबीआई की कार्रवाई हो या फिर भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी की दुहाई, लालू परिवार को कोई भी बात रास नहीं आई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट के जरिए सीबीआई पर तंज कसा। रोहिणी ने लिखा, वेलकम बैक, कल फिर आना। राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ के बाद बेटी रोहिणी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। पिता लालू यादव का एक पोस्टर साझा करते हुए रोहिणी ने लिखा, हर संकट को हंसते हंसते उन्होंने झेला है, बरसों तक भाजपा की छाती पर मूंग जिन्होंने डला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ को प्रताड़ना करार दिया। प्रियंका गांधी ने राबड़ी के समर्थन में ट्वीट किया, जो विपक्षी नेता भाजपा के सामने झुकने को तैयार नहीं है, उन्हें ईडी सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है।
आज राबड़ी देवी जी को परेशान किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार को वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो झुके नहीं, भाजपा विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। सूत्रों की माने तो पूछताछ का ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। राबड़ी के बाद सीबीआई की टीम मंगलवार को लालू यादव और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती से भी पूछताछ कर सकती है। दिल्ली से प्रशांत देव के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। और उधर सीबीआई के ही शिकंजे में आए शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की होली अब जेल में ही बीतेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होनी है और उसी दिन यह तय होगा कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी या उनकी न्यायिक हिरासत और आगे बढ़ेगी। इजाजत दी है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दवाएं रखने और विपश्यना करने की भी इजाजत दी है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि आम आदमी पार्टी के नेता मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जिससे गवाह डरे हुए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि राजनीति तो बीजेपी कर रही है। सीबीआई के पास तो सवाल ही नहीं थे, वरना वो रिमांड बढ़ाने की मांग जरूर करती। सीबीआई ने साफ साफ इस बात को मान लिया है कि भाई इनके पास कुछ है नहीं। अब चूंकि प्रोसेस का हिस्सा है, हमारे बेल एप्लीकेशन लगा हुआ है 10 मार्च को, उसकी हेयरिंग है। तो आज मनीष सिसोदिया जी को जेसी में जुडिशियल रिमांड में यानी जेल 20 तारीख तक जज साहब ने कहा है। वैसे 10 तारीख को हम बेल को आर्गूमेंट करेंगे। जो इनका सरगना है उनका भी फूकेंगे और जो इनके लेफ्ट और राइट हैंड थे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे 9 महीने से स्वतंत्र रहें जो जेल के अंदर पड़े हुए हैं, हम इनका पुतला भी फूकेंगे और दिल्ली की सड़कों पर हम अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र भी मांगेंगे। विधानसभा शुरू हो रही है, मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देना चाहता हूं कि दिल्ली में जो भी घोटाले हुए उनके ऊपर चर्चा करवाएं। आज सीबीआई के पास ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसके लिए वो कह सके कि हमें इन सवालों का जवाब जो है लेने के लिए मनीष जी की इंटरोगेशन चाहिए। पिछली बार भी जब 2 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ी है, वो भी बहुत मुश्किल से जो है कोर्ट ने बढ़ाई है, क्योंकि सीबीआई के पास ऐसे कोई आधार नहीं थे जिसके ऊपर इंटरोगेशन जो है कोर्ट ग्रांट कर सके। हमारा एक ही मुद्दा है कि शराब घोटाले में अभी जो मनीष सिसोदिया सिर्फ झांकी है, बड़ी मछली बाकी है, उस बड़ी मछली को भी जद में आना चाहिए। मोदी जी का संकल्प है भारत को विश्व गुरु बनाने का, मोदी जी का संकल्प है भ्रष्टाचार को खत्म करने का। अब जो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं वो अगर हड़बड़ा रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। कि मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है इसमें अपराध हुआ है तो अपराध को देखते हुए जेल जाएंगे, और आज वही हुआ। कोर्ट के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं और सरकार आज जेल में है और आगे सरकार की जो कैबिनेट होगी वो पूरी जेल में होगी। मैं पूर्ण रूप दावे के साथ कहना चाहता हूं। 4 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को 2 दिन और बढ़ा दिया था। अदालत ने सिसोदिया की तरफ से दायर जमानत पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखने वालों में शामिल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ के बाद प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव ने भी यही आरोप लगाया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि विपक्ष विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल पहुंच गए। सीबीआई ने राबड़ी देवी से भी पूछताछ कर ली। लालू यादव और मीसा भारती को भी सीबीआई के सवालों का इंतजार है। क्या सिर्फ विपक्षी नेता ही जांच एजेंसियों की रेडार पर हैं? इन्हीं सवालों के साथ विपक्षी दलों के 9 बड़े नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी, इस आरोप के साथ कि देश तानाशाही में तब्दील हो गया है। दिल्ली में आश्रम फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने इस सवाल को उछाला। जांच एजेंसियों की कार्रवाई को कटघरे में ला डाला। ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है या गवर्नर के ज़रिए उन लोगों को तंग किया जाता है।
तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। एक बार फिर से लोगों को ये विश्वास हुआ है, हमारे दिल्ली के लोगों को, कि अपराध करने वाले का जो हश्र होता है वही मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है। यहाँ कानून का राज है, ईमानदार को कोई परेशानी नहीं है और भ्रष्टाचारियों अपराधियों की खैर नहीं। दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर जिन 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, उनमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव, पंजाब के सीएम भगवंत मान, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना ठाकरे ग्रुप के चीफ उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव शामिल हैं। पीएम के नाम विपक्षी दलों के 9 नेताओं ने अपनी चिट्ठी में जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। नेताओं ने अपनी चिट्ठी में लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमें भरोसा है कि आपको आज भी लगता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल ये दिखाता है कि हम एक लोकतंत्र से तानाशाही में तब्दील हो गए हैं। सिसोदिया जी के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की गई कार्रवाई है। इससे वो बात भी पुष्ट हो रही है जिसके बारे में पूरी दुनिया आशंकित है कि बीजेपी के तानाशाही शासन के दौरान भारत के लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में हैं। आपके शासन में 2014 से अब तक जितने राजनेताओं की गिरफ्तारी हुई, छापे मारे गए या पूछताछ हुई, उनमें ज्यादातर विपक्षी नेता हैं। मजेदार बात यह है कि उन विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच धीमी पड़ जाती है, जो बाद में बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। विपक्षी नेताओं ने अपनी चिट्ठी में असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई और उसे ठंडे बस्ते में डालने का हवाला भी दिया है। इधर राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ पर तेजस्वी यादव ने फिर वही आरोप दोहरा दिया। इसलिए कि आप भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। पूर्व में जितने आपने महाराष्ट्र में देखा था, पवार जी जो है, जो उनके भतीजे शरद पवार जी के भतीजे, वो भाजपा में गए तो केस सारा वापस ले लिया था ईडी ने। अब टाइमिंग, अब जिसको जो आकलन करना हो करता रहे। जिस दिन ये नई सरकार बनी है उस दिन से हम कह रहे हैं कि हर महीने तो होता ही ना भाई, तो इसमें कोई फर्क पड़ रहा है किसी को? ये तो बिहार की जनता देख ही रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे हैं। हाल ही में केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर के दौरान भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसियों पर बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी इन एजेंसियों के जरिए विपक्षी दलों की आवाज दबा रही है। राबड़ी देवी से पूछताछ के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी जांच एजेंसियों पर ये आरोप लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आगे बढ़ते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी मिशन उत्तर प्रदेश पर पूरी रणनीति के साथ जुट गई है। पार्टी ने अब की बार प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए बीजेपी और आरएसएस बेहद ही खास प्लान के साथ तैयारी शुरू कर चुकी है। आखिर क्या है ये प्लान? बीजेपी आलाकमान अब की बार उत्तर प्रदेश फतेह के लिए किस तरह की विशेष रणनीति पर काम कर रही है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। देश की राजनीति में कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। हर दल यूपी में अपना झंडा बुलंद करने की कोशिश में है। फिलहाल यूपी में बीजेपी का वर्चस्व है और अपना ये वर्चस्व कायम रखने के लिए पार्टी अब की बार यानी 2024 के चुनाव में हर मुमकिन रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी ने अब की बार यूपी में सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। लक्ष्य असंभव सा है, जिसे हकीकत में बदलने के लिए बीजेपी का नेतृत्व अभी से जुट गया है। साथ मिला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। प्रदेश की योगी सरकार, पार्टी संगठन और आरएसएस ने साझा बैठक कर विशेष रणनीति बनाई। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम, संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य मौजूद थे। पार्टी नेतृत्व को भरोसा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो पिछले 9 सालों में काम किया है उससे आसानी से लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के जन जन में है और यूपी का लाइन ऑर्डर जनता में सराहना का विषय बना है। हम दावे के साथ कहते हैं कि हम 14 वाला
जो आंकड़ा है हम पुनः दोहराएंगे और देश में पुनः आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। सूत्रों के मुताबिक जो प्लान तैयार किए गए हैं उसके तहत आरएसएस के तमाम अनुषांगिक संगठन, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, अधिवक्ता परिषद और सलाहकार भारती के कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचेंगे। वो सभी जनता का फीडबैक लेंगे जिसे संगठन और सरकार तक पहुंचाया जाएगा। हर एक सीट पर फीडबैक मिलने के बाद सभी 80 सीटों पर जीत की रणनीति तय की जाएगी। इसमें से प्रदेश की उन 14 सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस होगा जो इस वक्त बीजेपी के पास नहीं। इसके अलावा उन सीटों पर भी खास फोकस रहेगा जहां जीत का अंतर बेहद कम था। हालांकि बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। अगली खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ हो रहे कथित हमले और मारपीट के मामले को लेकर आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान चेन्नई पहुंचे। यहां उन्होंने बिहार के लोगों से मुलाकात की और हकीकत जानने की कोशिश की कि आखिर ग्राउंड पर हो क्या रहा है। इसके बाद उन्होंने राज्य के राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान चिराग पासवान को बिहार के लोगों ने क्या कुछ बताया, इस रिपोर्ट में देखिए। वहीं विपक्षी दल लगातार बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पूरे मामले पर बेहद ही सख्त रुख अपना रहे हैं। चिराग पासवान एक तरफ जहां नीतीश सरकार से पूरे मामले पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं, वहीं तमिलनाडु जाकर बिहार के लोगों से मुलाकात कर उनसे हकीकत भी जानने की कोशिश की है। अगर ये फेक न्यूज भी है तो भैया कौन लोग हैं जो इस फेक न्यूज को फैला रहे हैं? कौन लोग हैं जो ये डिवाइड क्रिएट करना चाह रहे हैं? कारण जो भी हो, या ये शरारती तत्वों के द्वारा किया जा रहा है या अगर इसमें 1% भी सच्चाई है कि अगर कोई एक भी तस्वीर या एक भी वीडियो अगर सही है तो वो गलत है और उन लोगों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। चेन्नई में बिहार के लोगों से बात करने के बाद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला। चेन्नई पहुंचे चिराग पासवान ने न सिर्फ बिहार के लोगों से बात कर उनसे असल हालात जाना, बल्कि तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। इधर तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर हो रहे कथित हमले और मारपीट के मामले में सियासी दबाव के बाद सीएम नीतीश कुमार पूरे मामले की जांच के आदेश दे चुके हैं। एक जांच टीम तमिलनाडु भेजी गई है। उधर पिटाई के वायरल हो रहे वीडियो को तमिलनाडु पुलिस फेक बता चुकी है, लेकिन खबरें फैलने के बाद बिहार के कई मजदूर तमिलनाडु से पलायन करने को मजबूर हो गए। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले बिहार से लेकर तमिलनाडु तक सियासत अपने ही